सासू माँ, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। मम्मी, इस बार मैं सीमा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे भी बहुत परेशानी होती है, अकेले सब मैनेज नहीं हो पा रहा। प्रवीण इस बार छुट्टी पर घर आया तो अपने मम्मी पापा से बोला, लेकिन बेटा, अगर तू उसे ले गया तो उसकी नौकरी का क्या होगा? इतनी अच्छी नौकरी है, एक बार छोड़ दी तो फिर कैसे मिलेगी ऐसी नौकरी? सुधा जी ने अपना तर्क रखा। प्रवीण फिर मन मारकर रह गया। परेशान तो सीमा भी थी, लेकिन सासू माँ की बात तो सही थी ना। प्रवीण और सीमा की शादी को 1 साल हो गया था। शुरू में तो सुधा जी ने यही कहा था कि बहू को कुछ समय हमारे पास रहने दे, फिर अपने साथ ले जाना। उन्हें लगता था कि शुरू में ही बहू को आज़ादी दे दी तो कभी उनके कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे बहू की सेवा की ऐसी आदत पड़ी कि अब उनको कुछ काम करते हुए जोर पड़ता था। अब उन्होंने सीमा की नौकरी को हथियार बना लिया था। सबको पता था नौकरी छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे शहर में नौकरी पाना उतना ही मुश्किल। सुधा जी का ये हथियार बहुत भारी पड़ रहा था। आजकल के महंगाई के ज़माने में जब तक पति पत्नी दोनों ना कमाए तब तक अच्छा रहन सहन मुश्किल होता है। सीमा को अपने पास रखने से सुधा जी को काम के अलावा भी बहुत फ़ायदे थे। सेवा तो फ्री में हो ही रही थी, साथ ही बहू की अच्छी अच्छी सैलरी की मौज, बहू बेटे के खर्च पर कंट्रोल, बहू बेटा पर पूरा नियंत्रण, क्योंकि एक साथ रहते तो वो हर तरह से आज़ाद रहते। माँ से बात करके प्रवीण कमरे में आया। सीमा उसका इंतज़ार कर रही थी। कितनी देर लगा दी अंदर आने में? इतने दिनों में आते हो फिर भी इतना इंतज़ार कराते हो? सीमा उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, माँ से तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन हर बार की तरह वही बात, तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? प्रवीण बहुत उदास था। शादी से पहले की बात और थी, शादी के बाद तो पत्नी के साथ रहने की इच्छा होती ही है, फिर उसे अकेले खाने वगैरह की भी परेशानी थी। ज़्यादा परेशान मत हो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन मम्मी जी की बात भी सही है, मुझे एकदम ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे भी मुझे हमारे बीच की ये दूरी बहुत पसंद है। अगर ये ना रहे तो मुझे तुम्हारे करीब आने का बहाना ना मिले। दूर रहकर मिलने की जो तड़प होती है उसका भी अपना ही मज़ा है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो ज़िंदगी बोरिंग लगने लगेगी। अगली सुबह जब सीमा चाय लेकर सास ससुर के कमरे में पहुंची तो उसे ससुर जी की कड़क आवाज़ सुनाई दी। उनकी ऐसी कड़क आवाज़ उसने आज तक नहीं सुनी थी। वो कमरे के बाहर ही रुक गई। सुधा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हमारा बेटा वहाँ कितना परेशान है। उसकी तबीयत भी खराब होती है तो अकेले ही वो सब झेलता है। अगर उसे कुछ दिक्कत हो गई तो क्या करोगी? भूल गई तुम? जब मैं अपनी नौकरी पर था तो तुम मेरे साथ रहने के लिए कितना तड़पती थी और मेरी माँ के साथ कितना लड़ती थी। शुक्र मनाओ, तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करते, तुम्हें पूरा सम्मान देते हैं। ससुर जी सासू जी पर गुस्सा कर रहे थे। आप तो चुप ही रहो जी, आपको तो समझ ही नहीं आता। अगर मैंने बहू को भेज दिया तो बेटा बहू दोनों हाथ से निकल जाएंगे, हर जिम्मेदारी से आज़ाद। बहू को अभी अकल नहीं घर कैसे चलाना है, और फिर वो यहाँ है तो मुझे भी आराम मिल जाता है। आपको तो पता ही है कि मेरे घुटनों में कितना दर्द है। सुधा जी अपने पति को चुप कराते हुए बोली। सीमा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तो सुधा जी की बातों को इतना मान देती थी, लेकिन आज तो उन्होंने अपना सम्मान उसकी नज़रों में गिरा दिया था। वो सास ससुर को चाय देकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे बहुत बुरा लग रहा था, अपने लिए भी और प्रवीण के लिए भी। प्रवीण अकेले कितनी परेशानी झेल रहा था। शायद उसकी खुद की माँ अपने स्वार्थ में ये भूल गई थी। अगले दिन ही सीमा ने अपने बॉस से अपनी समस्या बताई कि वो अपने पति के पास हैदराबाद जाना चाहती है, लेकिन कंपनी में इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं कंपनी को छोड़ना नहीं चाहती। करे तो करे क्या? बस इतनी सी बात, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम जैसी एम्प्लॉय को तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहूँगा। अगले महीने हैदराबाद में हमारा दूसरा ऑफिस शुरू होने वाला है। मैं तो पहले ही मन बना चुका था कि तुम्हें उस ऑफिस का चार्ज देकर वहाँ भेजा जाए। तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। अगले महीने तुम ज्वाइन कर सकती हो। बॉस की बात सुनकर सीमा बहुत खुश हुई, लेकिन उसने अभी घर में किसी को ये बात नहीं बताई। अपने जाने से 1 हफ्ता पहले उसने सुधा जी से अपने जाने की बात बताई। उसने प्रवीण को भी बुला लिया था 1 हफ्ते की छुट्टी पर।
क्योंकि यहाँ के सारे काम ख़त्म करने थे। प्रवीण तो यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। माँ देखो, अब तो आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं। सीमा की नौकरी भी नहीं गई और हम दोनों साथ भी रह सकेंगे। यह सब आपकी दुआओं का असर है। सुधा जी के पास अब कुछ कहने को नहीं था। प्रवीण के अंदर जाने के बाद सीमा अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन गलती से उस दिन आपकी और पापा जी की बात मैंने सुन ली थी। बहुत दुख हुआ था सुनकर। क्या एक माँ इतनी स्वार्थी हो सकती है? आपने आज तक अपने स्वार्थ को हमारे ऊपर एहसान बनाकर रखा, लेकिन आज हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। यह सब कहकर आज सीमा के दिल का बोझ उतर गया था, क्योंकि वो प्रवीण के मन में भी उसकी माँ के खिलाफ कहकर उसको माँ के खिलाफ नहीं करना चाहती थी। उधर सुधा जी से उनके पति बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, संभल जाओ। अब बहू के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह गई? सोच तो तुम्हारी भी घटिया ही रही ना। सुधा जी को अपने स्वार्थ समझ आ गया, और यह भी कि बहू बेटा पर ज़्यादा कंट्रोल करने से वो हाथ से निकलते हैं, उन्हें आज़ादी देकर नहीं। उनका मन समझकर हमेशा उनके दिल में राज किया जा सकता है। सुधा जी अपनी गलती मानते हुए बहू की पैकिंग कराने चल दी। आखिर बहू के मन में दोबारा विश्वास जमने में समय तो लगेगा ना। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।